हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक में फंक्शंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और आज की वीडियो में हम 41 से 50th क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन 41 से 50 प्रैक्टिस नहीं किया है तो एक बार वीडियो पॉज करें, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दें और फिर वीडियो पे वापस आ जाएं। तो सबसे पहले 41st क्वेश्चन पर आते हैं जहां डोमेन पर सवाल है। तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन ओपन 0 से 1 है, मतलब एफ के अंदर जाने वाला कोई भी इनपुट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे यहाँ ई की पावर एक्स है, तो ये ई की पावर एक्स जो होगा आपका, ये किसके बीच में होना चाहिए? 0 से 1। एंड यहाँ एल एन मॉड एक्स है, तो एल एन मॉड एक्स भी एफ के अंदर जा रहा है, तो ये भी 0 से 1 होना चाहिए। तो अपन को अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत है। तो पहली वाली इनइक्वालिटी के लिए अगर अपन पूरे में ई बेस में लॉग ले लें तो एल एन जीरो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, एल एन ऑफ ई की पावर एक्स एक्स हो जाएगा और एल एन वन जीरो हो जाएगा। सेकंड वाले केस के अंदर अगर लॉग हटाएंगे तो ई की पावर 0 1 आ जाएगा और ई की पावर 1 ई हो जाएगा। मॉड हटाने पर माइनस ई से -1 भी आ सकता है और 1 से ई भी आ सकता है, लेकिन दोनों बातें सही होनी चाहिए, ये वाली भी और 0 से छोटा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, ये वाली बात भी। तो अपन को दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, वहां से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। 42nd क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर फॉगेक्स और गोफेक्स बराबर है, तो और वहां से अपन को जी ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला गया है। तो कुछ डेटा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है जिसका यूज अपन कर सकते हैं। तो एफ और जी दोनों ए से ए में डिफाइंड है, तो हमें भी ए से ए में देखना है। तो अगर अपन यहाँ पे फंक्शन एफ बनाए तो 1 2 3 4 और ए से ए जा रहा है, इधर भी 1 2 3 4 आएगा। f(1) की वैल्यू 2 आ रही है, f(2) पे 3 आ रही है, f(3) पे 4 आ रही है और f(4) पे किसके बराबर आ रही है? 1 आ रही है। और g(1) 3 दे रखा है। तो अब हमें g(2), g(3), g(4) ये निकालने हैं। इसमें अपन ये यूज करेंगे कि चलो ठीक है, g(1) 3 हो गया, लेकिन अब हमें g(2), g(3), g(4) निकालना है। तो f ऑफ g ऑफ 2 विल बी इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 2। तो यहाँ से g ऑफ 2 हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें f ऑफ 2 पता है। f ऑफ 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो ये बन जाएगा g ऑफ 3 और g ऑफ 3 की वैल्यू बराबर हो गई f ऑफ g ऑफ 2 के। वापस आएंगे अभी अपन इस पे। नेक्स्ट वाले के अंदर f ऑफ g ऑफ 3 ये बराबर हो गया किसके? g ऑफ f ऑफ 3 के। f ऑफ 3 अगर अपन यहाँ देखें तो f ऑफ 3 4 के बराबर है, तो ये g ऑफ 4 हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर अपन 4 डाल दें तो f ऑफ g ऑफ 4 ये बराबर हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4 के। f ऑफ 4 1 है, तो ये g ऑफ 1 बन जाएगा। हाँ, g ऑफ 1 क्वेश्चन में दे रखा है 3 के बराबर, तो g ऑफ 1 3 है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? उल्टा चलेंगे। देखो, f ऑफ g ऑफ 4 3 है, तो आउटपुट तो लास्ट में f से ही बाहर आएगा। f का आउटपुट 3 कब होता है? यहां से देखो, f का आउटपुट 3 होता है जब उसके अंदर इनपुट 2 जाता है। इसका मतलब f ऑफ g ऑफ 4 3 तभी आएगा जब g ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो हमें यहाँ से g ऑफ 4 मिल गया। इसका मतलब इस g ऑफ 4 की वैल्यू 2 हो गई, तो f ऑफ g ऑफ 3 2 होना चाहिए। अब f का आउटपुट 2 कब आता है? जब उसमें 1 रखते हैं। तो f ऑफ g ऑफ 3 2 कब होगा? जब g ऑफ 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए, तो g ऑफ 3 1 हो जाएगा। तो अब f ऑफ g ऑफ 2 ये 1 है, तो f ऑफ g ऑफ 2 1 है, तो f ऑफ g ऑफ f फंक्शन 1 कब होता है? 4 पे। मतलब f ऑफ g ऑफ 2 1 कब होगा? जब g ऑफ 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरह हमें इसको लॉजिकली सोचना है, अप्रोच करना है। ठीक है। 43 पर आते हैं। ये भी लॉजिकल सवाल है। देखो, इंटीजर पार्ट के अंदर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीजर होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ इंटीजर पार्ट y बाहर आ जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट y प्लस इंटीजर पार्ट y बन जाएगा 2 cos x के बराबर। यानी यहां से इंटीजर पार्ट ऑफ y की वैल्यू cos x आ जाएगी। अब यहाँ एक और रिलेशन दे रखा है, y इसके बराबर है। अब यहाँ से भी इंटीजर्स बाहर आ जाएंगे। इंटीजर पार्ट sin x पहले बाहर आएगा, फिर पीछे इंटीजर पार्ट sin x बचेगा, वो भी बाहर आएगा। तो ये इंटीजर पार्ट sin x प्लस इंटीजर पार्ट sin x प्लस इंटीजर पार्ट sin x अपॉन 3 होगा। तो y की वैल्यू इंटीजर पार्ट ऑफ sin x आ गई। तो अब इक्वेशन ऐसी बन गई, इंटीजर पार्ट ऑफ sin x बराबर cos x। अब ये बाहर वाला इंटीजर पार्ट रिडंडेंट है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इंटीजर पार्ट sin x ऑलरेडी इंटीजर है, तो एक और इंटीजर लगा के कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आपको इंटीजर पार्ट sin x बराबर cos x का नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो इसको ग्राफ से सोचो, sin x cos x पीरियोडिक है, 2 पाई के बाद रिपीट करेंगे। तो हम सिर्फ 0 से 2 पाई में ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो 0 से 2 पाई में जैसे आप लोग sin x का ग्राफ जानते हो, 0 पे वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 आता है तो पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। पाई पे वैल्यू वापस 0 हो जाती है ना। 3 पाई बाई 2 आता है तो 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाती है। और 2 पाई पे आता है जब इसकी वैल्यू वापस किसके बराबर हो जाती है? 0 हो जाती है।
अब इसके बीच में इंटीजर पार्ट लें तो 0 से पाई का इंटीजर पार्ट जो होता है 0 से पाई बाई 2 में वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर इंटीजर पार्ट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओपन लगा देता हूँ, पाई बाई 2 पे 1 है इसलिए। फिर पाई बाई 2 से पाई में वापस 0 हो जाएगा, फ्रैक्शन है। और पाई से 2 पाई में क्योंकि वो नेगेटिव है तो फिर यहाँ पर इसका इंटीजर पार्ट जो आएगा ये -1 हो जाएगा। अब अगर अपन cosx का ग्राफ बनाए दूसरे कलर से तो अपन देख सकते हैं कि क्या ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो cosx का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। cosx का ग्राफ आई थिंक आप सभी को बनाना आता है। तो पाई पे जाके -1 होता है, फिर ऊपर जाता है और ऐसा। तो आप ये देख सकते हैं ये ब्लू वाला ग्राफ इस पिंक और ग्रीन वाले ग्राफ को कहीं भी कट नहीं कर रहा। पाई बाई 2 पे जहां पर cosx 0 हो रहा है वहां इंटीजर पार्ट sin x 1 हो गया। तो क्योंकि ये 0 से 2 पाई में कहीं भी मीट नहीं करेंगे तो आगे भी कहीं पे मीट नहीं करेंगे, इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 हो जाएंगे। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया अपना नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। 44 में अपन से पूछा गया फंक्शन कैसा है भाई, इवन है, ऑड है, कैसा है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। अब देखो n नेचुरल नंबर होने से 2n एक इवन नेचुरल नंबर है, तो इसमें -x का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये दोनों पार्ट अनचेंज रहेंगे, तो इनको मैं भी इग्नोर करता हूँ। सिग्नम एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो यहाँ अगर -x रखेंगे तो माइनस बाहर आएगा, और इस पे ऑड पावर है तो ये माइनस कहीं नहीं जाएगा, ये बाहर ही रह जाएगा। तो मतलब इतना पार्ट जो है इस फंक्शन का, इसमें से एक माइनस बाहर आ सकता है, इतना पार्ट एक ऑड फंक्शन का पार्ट है। इस वाले दूसरे पार्ट में अगर आप -x रखोगे तो डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो a प्लस बी की जगह b प्लस ए बन जाएगा। बट न्यूमरेटर में जब आप x की जगह -x रखोगे तो a माइनस बी की जगह b माइनस ए बन जाएगा। ये e की पावर -1/x पहले हो जाएगा, +1/x बाद में। तो यहां से भी एक माइनस कॉमन आएगा, ये भी एक ऑड फंक्शन है। लेकिन ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन है, दोनों में अगर माइनस माइनस बाहर लेके ले लें तो कैंसिल हो जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, एक इवन फंक्शन बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा सवाल हुआ। 45 पे आते हैं, ये फंक्शनल इक्वेशन का, इसमें हमें पैटर्न बनाना होता है। तो हमें इसके अंदर सम निकालना है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ एम का। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 से लेकर के एफ ऑफ एम। तो अब हमें एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 इनकी वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 तो 1 है, ठीक है। एफ ऑफ 2 यहाँ से निकालेंगे, एन की जगह 2 रख दें, तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा 2 टाइम्स समेशन एफ आर का 1 से 1। तो 1 से 1 में तो सिर्फ एफ ऑफ 1 आता है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर अगर आप एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स 1 से 2 का समेशन, यानी एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 की वैल्यू रख देंगे तो 1 प्लस 2 का डबल 6 आ जाएगा। फिर आप अगर एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। तो ये यहाँ से 18 आ जाएगा। तो ये ऐसी वैल्यूज आ रही है कि भाई एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी, एफ ऑफ 2 की 2 थी, एफ ऑफ 3 की 6 हो गई, है ना। एफ ऑफ 4 आया तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू 18 हो गई। तो अब अगर हम सम निकालें ना तो यहाँ पैटर्न बनेगा। देखो अगर मान लो m की वैल्यू 1 है तो एक ही टर्म का सम होगा, तो सम की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर m की वैल्यू 2 है तो 1 और 2 ऐड हो जाएंगे, f1 f2, तो 3 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 3 है तो f1 f2 f3 तीनों ऐड हो जाएंगे तो 9 आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 4 है तो f1 f2 f3 f4 सब ऐड हो जाएंगे, 27 आ जाएगा। तो आप जीपी देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो ये जनरल टर्म m टर्म्स के सम पे आ जाएगा 3 की पावर m-1। तो इसमें पैटर्न बेस्ड चीज थी। ऐसी ही पैटर्न बेस्ड चीज आपको 46 क्वेश्चन में भी मिलेगी, जहां पर आपको n टाइम्स कंपोजिशन लेना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे f ऑफ x दे रखा है, अब जब आप f ऑफ x निकालेंगे तो आप x की जगह fx रख देंगे, मतलब ऊपर x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे जाएंगे तो नीचे रूट के अंदर 1 प्लस fx का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा ऊपर नीचे, तो x अपॉन रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बनेगा। तो आपको ये दिखेगा कि यार दो बार कंपोजिशन लेने पर ऐसा ही बनता है, पर यहाँ 2 आ रहा है। इसी तरह अगर आप 3 बार कंपोजिशन लेंगे तो आप यहाँ x की जगह एफ ऑफ x रख देंगे, यानी x अपॉन रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर, और नीचे भी जाएंगे तो रूट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 3 बार कंपोजिशन x अपॉन 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इतना काफी है पैटर्न के लिए कि सिंगल एफ एक्स में एक्स स्क्वायर था, फिर 2 एक्स स्क्वायर आया, फिर 3 एक्स स्क्वायर आया, तो n टाइम्स कंपोजिशन लेने पर यहाँ पर n एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आप समेशन ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। तो ये कंपोजिशन की अप्रोच है जो हमें बहुत बार अगर कंपोजिशन करने को मिले तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। 47th क्वेश्चन के अंदर 1 1 ऑन 2 पता करना है। अब देखो मॉड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या तो ये 2x प्लस कॉस एक्स खुलेगा या 2x माइनस कॉस एक्स खुलेगा।
बट बात दरअसल ऐसी है, दोनों ही केसेस में अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें, चाहे ये 2 माइनस साइन एक्स हो, चाहे ये 2 प्लस साइन एक्स हो, दोनों ही केसेस में ये डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव डिफरेंशिएशन आ रहा है, मतलब ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। एक और बात कैलकुलस में जो आप थोड़ा आगे जाकर देखेंगे कि ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस है, मतलब इनका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करेगा। तो बिना ग्राफ ब्रेक किए आपका फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, cos x तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और इन्फिनिटी पे वैल्यू इसकी इन्फिनिटी, और इस बीच में ये लगातार इंक्रीज करेगा। थोड़ा और बेटर आइडिया दूं तो ऐसा समझ लो, y बराबर 2x पे मॉड cos x आपने ऐड कर दिया तो कुछ इस तरह से ये इंक्रीज करते करते जाएगा, और क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है तो ये 1 1 होगा, और क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है तो ये ऑन टू भी होगा। थोड़ा आइडिया और जब अपन ग्राफ्स और आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और ये सब चीजें पढ़ोगे, कंटिन्यूटी, तो और आइडिया लग जाएगा। ऐसा ही कुछ ये सवाल भी है, अगर यहाँ भी आप माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू देखें तो माइनस इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगी, ये भी कहीं ब्रेक नहीं होगा, पॉलिनोमियल भी ब्रेक नहीं होता, साइन एक्स भी ब्रेक नहीं होता, सम भी ब्रेक नहीं होगा। बीच के लिए कैसा बिहेवियर होगा उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक पे फोकस करो, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए आती है वर्टेक्स पे, तो अगर आप इसका माइनस डी बाई फोर ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 - 36 और बाई 12, तो ये 32/12 8/3 यानी 2.66 इसकी मिनिमम वैल्यू है, और कॉसेक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है। जब ये क्वाड्रेटिक और ये कॉसेक्स अपनी मिनिमम वैल्यू लेते हैं तब भी आंसर 1.66 आता है, बाकी जगह तो इससे भी बड़ा होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा, और ये भी कैसा हो जाएगा 1 1 और ऑन टू, इंक्रीज करते करते रास्ते में डिक्रीज कर जाता तो फिर 1 1 नहीं होता, मैनी 1 होता, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा कवर नहीं करता, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होते तो फिर ऑन टू नहीं होता, इन टू होता, पर यहाँ ये 1 1 भी है, यहाँ ये ऑन टू भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर इसमें कोई भी इंटीजर ऐड होता है तो फर्क नहीं पड़ता, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, इसका मतलब ये 100 टर्म्स सारे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, तो हमें ये एफ एक्स 100 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया, और अगर इसमें √2 डाल दें तो ये 100 टाइम्स √2 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में। √2 के फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए आप उसमें से उसका इंटीजर पार्ट हटा सकते हो, √2 का इंटीजर पार्ट 1 होता है, तो ये बन जाएगा 100 टाइम्स √2 - 1, इसकी रफ वैल्यू 41.4 के आसपास आएगी, और उसका वापस इंटीजर पार्ट लेंगे तो आंसर 41 हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा लॉजिक यूज हो रहा है। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक में आप और चैप्टर्स बता सकते हैं, फंक्शंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली बाइनोमियल थ्योरम लूंगा, बट आप और चैप्टर्स भी बता सकते हैं। और पसंद आ रहा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। 50th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसमें 51 से 60 के सॉल्यूशंस होंगे। 50th क्वेश्चन का आइडिया मैं आपको पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर होता है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी का सेम साइन है, मतलब कि सेम साइन है तो ए इंटू बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कॉटेक्स कोसेक एक्स एक तो डिफाइंड होने चाहिए, और इनकी ऐसी वैल्यू हो जहां पर दोनों का साइन सेम हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं या फिर दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। ओपन क्लोज का ध्यान रखें, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मेंबर्स ओनली वीडियोस भी आ रहे हैं, तो अगर आप मेंबरशिप लेकर ज्वाइन करना चाहें तो हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी फ्री वीडियोस आते रहेंगे, जल्दी मिलेंगे एक और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।